वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज से करंट अफेयर्स के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं और करंट अफेयर्स के सेशन के दौरान हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे। तो इस करंट अफेयर्स के सेशन के दौरान हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य 10 सितंबर से लेकर हम लोग जनवरी तक राष्ट्रीय परिदृश्य की चर्चा करेंगे, 1 जनवरी से लेकर 10 सितंबर तक के, और इससे पहले भी हम लोग लगभग अक्टूबर तक की चर्चा करेंगे। तो आज से हम लोग ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ये भी काफ़ी डिटेल में होगा। और तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के इस सेशन के पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम नेशनल इवेंट को लेकर। कोविन के द्वारा नया एपीआई अर्थात एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस निर्मित किया गया है। कोविन जो कि कोरोना वायरस का एक ऐप है, उसके द्वारा एक नया एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस निर्मित किया गया है। यह एपीआई से कोविड जांच बनेगा सक्षम। एपीआई का क्या उपयोग होगा? तो कोविड जांच में तेजी लाने के लिए इस एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का विकास किया गया, क्योंकि इससे कोविड जांच में सक्षमता आएगी, कोविड जांच में तेजी आएगी। एपीआई का नाम किसने दिया? तो KYCVS अर्थात नो योर कस्टमर वैक्सीनेशन सिचुएशन। नो योर कस्टमर वैक्सीनेशन सिचुएशन अर्थात अपने ग्राहक की टीका जांच स्थिति को जानिए। इस एप्लीकेशन के यूज के अंतर्गत यदि 01 आता है तो इसका मतलब हुआ एक बार टीका लग गया, टीका लग गया एक बार। अगर 02 आता है तो इसका मतलब टीका लग गया कितनी बार? 2 बार। और अगर 0 दर्शाता है तो इसका मतलब अभी टीका नहीं लगा। उसके बाद अगला करंट अफेयर्स है, भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 100 दिवसीय, वेरी इंपॉर्टेंट है, 100 दिवसीय योजना निर्मित किया गया है। तो भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कितने दिवसीय योजना को निर्माण किया गया? तो 100 दिवसीय योजना को निर्माण किया गया। इसके कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं? तो इसके मुख्य बिंदु हैं, अगले 100 दिनों में कुशीनगर, अगरतला, देहरादून और जेवर में 4 नए हवाई अड्डों का निर्माण करना। कि अगले 100 दिनों में कुशीनगर, अगरतला, देहरादून और जेवर में 4 नए हवाई अड्डों का निर्माण करना, जिसमें पहला हवाई अड्डा कुशीनगर में बनेगा, जिसमें एयर तो पहला हवाई अड्डा कुशीनगर में बनेगा, जिसमें एयरबस 321 और बोइंग 737 उड़ानों की तो पहला हवाई अड्डा कुशीनगर में बनेगा, जिसमें एयरबस 321 और बोइंग 737 उड़ानों की सफल लैंडिंग क्षमता होगी। और कुशीनगर में बौद्ध सर्किट का एक केंद्र भी स्थापित होगा। तो पहला हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, जिसमें एयरबस 321 और बोइंग 737 उड़ानों की सफल लैंडिंग क्षमता होगी। और कुशीनगर में बौद्ध सर्किट का एक केंद्र भी बनेगा। दूसरा हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? देहरादून में। देहरादून हवाई अड्डे पर दूसरा हवाई अड्डा
टर्मिनल की स्थापना की जाएगी, जिसके निर्माण में कितने रुपए का निवेश किया जाएगा? तो 457 करोड़ रुपए का निवेश होगा। और इस देहरादून एयरपोर्ट टर्मिनल की क्षमता कितनी होगी? तो 200 यात्रियों की तुलना में 1800 यात्रियों की क्षमता होगी, याद रखेंगे। तीसरा जो बनेगा वह त्रिपुरा के अगरतला में, उसकी राजधानी अगरतला में तीसरा हवाई अड्डे के टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 490 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसकी क्षमता 500 यात्रियों की तुलना में कितने यात्री होंगे? तो 1200 यात्री होंगे। तीसरा जो बनेगा, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जेवर में चौथे हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। जो चौथा हवाई अड्डा होगा वह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनेगा, जिसकी जो लागत होगी वह 30,000 करोड़ रुपए होगी, याद रखेंगे। कितना? तो 30,000 करोड़। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान के तहत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी 6 हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। तो क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान के तहत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 6 हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद रख रखाव, मरम्मत और ओवरहाल अर्थात एमओसी के गतिविधियों के लिए भी नई नीति की घोषणा की गई। तो इस योजना के अंतर्गत इन एयरपोर्ट के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल के गतिविधियों के लिए भी नई नीति की घोषणा की गई। इसमें कुल कितने बिंदु थे? तो कुल 16 बिंदु थे, जिसमें 4 जो बिंदु था वह बुनियादी ढांचों पर आधारित था, 4 सुधारों पर आधारित था और 8 नीतिगत लक्ष्यों से संबंध रखता है। तो 4 बुनियादी ढांचों पर आधारित है, 4 सुधारों पर और 8 नीतिगत लक्ष्यों से संबंध रखता है। इस योजना की अवधि कितनी थी? तो 30 अगस्त 2021 से लेकर 30 नवंबर 2021 तक, अर्थात यह योजना 30 अगस्त 2021 को शुरू हुआ और कब तक चलेगा? तो 30 नवंबर 2021 तक। इस योजना की शुरुआत किसने की? तो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस योजना की शुरुआत की। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को यह जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम है अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में हम लोग स्टैटिक जीके को पढ़ लेंगे और ये जो मंत्री और जितने सारे हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके नाम याद हो जाएंगे अगर 2-3 बार इस वीडियो को देख ली जाएगी। तो बार बार इनका नाम आते जाएगा तो दिमाग में फिट हो जाएगा। अगला जो करंट अफेयर्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, VVI है अगले बीपीएससी के लिए। तो यह एक रामबाण है। 2023 में G20 का मेजबान कौन बनेगा? भारत बनेगा। कब? तो पहली बार भारत 2023 में G20 की मेजबानी करेगा, पहली बार। याद रखेंगे कि 2023 की जो G20 की बैठक होगी उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा, पहली बार। इस सम्मेलन के शेरपा कौन है? शेरपा अर्थात मुख्य व्यक्ति तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, जो कि खाद्य एवं उर्वरक मंत्री भी हैं। तो एक मंत्री का तो अभी यहाँ पे नाम याद आ गया कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। उन्हें खाद्य एवं उर्वरक मंत्री का भी प्रभार मिला है। तो यही इस सम्मेलन के शेरपा रहेंगे, मुख्य रहेंगे। भारत की जो अध्यक्षता होगी वह कब से होगी? तो 1 दिसंबर 2022 से। भारत 1 दिसंबर 2022 से अध्यक्षता करेगा। यह जो 2021 में G20 की अगली बैठक होगी कब होगी? तो 30 से 31 अक्टूबर को। याद रखेंगे
30 से 31 अक्टूबर को इटली की अध्यक्षता में। तो 30 से 31 अक्टूबर 2021 को यह जो 2021 की G20 की बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इटली करेगा। 30 से लेकर 31 अक्टूबर को, याद रखेंगे, यह 2021 की है। भारत 1 दिसंबर 2021 से 30 नवंबर 2024 तक G20 के ट्रोइका का हिस्सा रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI है कि भारत 1 दिसंबर 2021 से 30 नवंबर 2024 तक G20 के ट्रोइका का हिस्सा बनेगा, ट्रोइका का हिस्सा रहेगा। अब सवाल उठता है कि ये ट्रोइका क्या है? तो ध्यान से सुनिएंगे। प्रत्येक वर्ष जब एक सदस्य देश, किसका सदस्य? G20 का, जब एक सदस्य देश अध्यक्ष पद ग्रहण करता है तो वह पिछले वर्ष के अध्यक्ष देश एवं अगले वर्ष के अध्यक्ष देश के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य करता है और इस प्रक्रिया को ही सामूहिक रूप से ट्रोइका कहते हैं। VVI है। यह समूह के एजेंडे की अनुकूलता और निरंतरता को सुनिश्चित करता है, याद रखेंगे। अब G20 की इस वैश्विक जगत में कौन कौन से चीजों में हिस्सेदारी है और कितने कितने प्रतिशत यह G20 जो हमारा ग्लोबल 20 है वह हिस्सेदारी रहता है। तो सबसे पहले G20 की जो हिस्सेदारी है वैश्विक GDP का 80% है। अब हम लोग कुछ G20 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। G20 के बारे में स्टैटिक G20 की जो वैश्विक GDP की हिस्सेदारी है, विश्व में कुल GDP का 80% G20 हिस्सेदारी रखता है। अर्थात वैश्विक GDP का 80% कौन देता है? तो G20। वैश्विक व्यापार का 75% यह G20 जो ग्लोबल 20 जो 20 देश हैं वे हिस्सेदारी रखते हैं। वैश्विक व्यापार का कितना परसेंट? तो 75%। वैश्विक आबादी का कितना परसेंट? तो 60%। वैश्विक आबादी का 60% हिस्सेदारी G20 का रहता है। G20 विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं यूरोपीय संघ को एक साथ लाता है। जो G20 है विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं को यूरोपीय संघ के साथ एक साथ लाता है, याद रखेंगे। जो विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसे यूरोपीय संघ के साथ ले आता है। अब G20 में कौन कौन से देश आते हैं? तो सबसे पहले अर्जेंटीना, उसके बाद इटली, ब्राजील, जापान, कनाडा, मैक्सिको, चाइना, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, तुर्की, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। तो ये सभी जो 20 देश हैं ये G20 की हिस्सेदार देश हैं। इसकी स्थापना की बात की जाए तो G20 की स्थापना वर्ष 1919 ईस्वी में हुई थी। किस तारीख को? तो 25 दिसंबर को। यह पूछा गया फैक्ट है कि G20 की स्थापना कब हुई? तो 25 दिसंबर 1999 को। भारत जो है 1999 से ही इसका सदस्य है, याद रखेंगे। भारत 1999 से जब इसकी स्थापना हुई तो उसी समय से इसका सदस्य बना। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। इसकी पहली बैठक 14 से 15 नवंबर 2008 ईस्वी को हुई थी। 14 से 15 नवंबर 2008 को हुई थी। और इसके चेयरमैन की बात की जाए तो मारियो ड्राघी इसके चेयरमैन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि
राज्यसभा की 6 सीटों पर, राज्यसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना आ चुकी है। राज्यसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना आ चुकी है। 4 अक्टूबर को बिहार और पांडेचेरी के जिलों में चुनाव होगा। 4 अक्टूबर को बिहार और पांडिचेरी के जिलों में चुनाव होगा, याद रखेंगे, जिसमें तमिलनाडु में 2 सीट तथा पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और पुडुचेरी पर 1-1 सीट पर उपचुनाव होगा। याद रखेंगे कि बस हम इतना ही याद रखेंगे कि कितने सीटों पर उपचुनाव होना है, तो राज्यसभा की 6 सीटों पर। अब एक बेहद इंपॉर्टेंट जो कि VVI है कि 13वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कि 13वां ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुई। यह जो सम्मेलन आयोजित हुआ कितने तारीख को, तो 9 दिसंबर 2021 को, याद रखेंगे 9 दिसंबर 2021 को यह सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें किस बात की चर्चा हुई, तो अफगानिस्तान के ताज़ा हालात और कोविड-19 पर चर्चा हुआ। क्योंकि अफगानिस्तान जो है उस पर तालिबान का निरंतर हमला हो रहा है, तालिबान का कब्जा हो रहा है, तो उसी के ताज़ा हालात पर इसकी चर्चा हुई ब्रिक्स सम्मेलन में। इसमें कोविड-19 पर भी, जो विश्व में कोविड-19 चल रहा है उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई। इससे पहले 2016 में अध्यक्षता किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, कहाँ पे, तो गोवा में। 2016 में भारत में यह ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था। इससे पहले 2021 से पहले यह जो ब्रिक्स का सम्मेलन था वह भारत में 2016 में हुआ था और उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता किया था। कहाँ पे हुआ था, तो भारत के गोवा राज्य में, याद रखेंगे गोवा में। अब हम लोग थोड़ा सा इस ब्रिक्स के स्टैटिक जीके को देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आते हैं। ब्रिक्स जैसा कि नाम है, यह 5 देशों का संगठन है। कौन कौन से देश, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका। तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इस ब्रिक्स के 5 प्रतिनिधित्व देश है, याद रखेंगे। इसकी जो वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधित्व है कितनी होती है, तो वैश्विक आबादी का 41% जो आबादी है यह ब्रिक्स की आबादी का है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का यह कितना उत्पादन करता है, अर्थात जो विश्व का GDP है उसका 24% जो उत्पाद होता है वह केवल किसका होता है, तो ब्रिक्स का। तथा इसका जो वैश्विक व्यापार है, वैश्विक व्यापार का कितना परसेंट, 16% हिस्सेदारी होता है, याद रखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो चीन के संघाई जिले में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पे है, तो चीन के संघाई जिले में। चीन के संघाई जिले में इसका मुख्यालय है। अर्थात यह 5 सबसे बड़े विकासशील देशों का समूह है। यह जो ब्रिक्स है 5 सबसे बड़े विकासशील देशों का समूह है। यह जो 2021 का ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, यह इसकी 15वीं वर्षगांठ मनी थी। 15वीं वर्षगांठ मनी थी, याद रखेंगे 15वीं वर्षगांठ मनी थी इसकी। अर्थात इसका जो पहला स्थापना हुआ था, पहला वर्षगांठ, वह कब हुआ था, 2006 में। तो 15वीं वर्षगांठ मनाई गई इस 2021 के ब्रिक्स सम्मेलन में, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2021 के जो ब्रिक्स का सम्मेलन था उसका विषय क्या था, तो ये तो विषय काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है किसी भी सम्मेलन और किसी भी अभियान का। तो इसका जो विषय था, ब्रिक्स @ 2015, निरंतरता, समेकन और आम सहमति की खातिर अंतर ब्रिक्स सहयोग।
तो ब्रिक्स @ 2015 निरंतरता, समेकन और आम सहमति की खातिर अंतर ब्रिक्स सहयोग, याद रखेंगे। इसके बाद इस वर्ष 2021 में ब्रिक्स के सम्मेलन में शामिल अतिथि कौन थे, कौन कौन से अतिथि शामिल किए गए थे? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सनारो। ये चारों जो थे ये 2021 के ब्रिक्स के भारत के सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट अगला करंट अफेयर्स है, आयुष मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 से बचाव करने के लिए क्या शुरू किया गया? तो रोग निरोधक दवाएं वितरित करने का अभियान शुरू किया गया। आयुष मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 से बचाव करने के लिए शुरू किया गया क्या? रोग निरोधक दवाएं वितरित करने का अभियान। तो आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव करने के लिए रोग निरोधक दवाओं को वितरित करने का अभियान शुरू किया गया। यह कितने लाख लोगों को इसका फायदा होगा? तो इससे 75 लाख लोगों को फायदा होगा। अर्थात यह जो दवाओं का वितरण है कितने लोगों को होगा? तो 75 लाख लोगों को, याद रखेंगे। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को होती हूँ, जो 75 लाख लोगों को मिलेगा यह दवा, जो कितने उम्र के अधिक व्यक्ति होंगे? तो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को यह फायदा होगा, अर्थात बुजुर्गों को। इस अभियान की शुरुआत करता कौन थे? तो अभियान की शुरुआत करता थे केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, याद रखेंगे। अभियान की शुरुआत की केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। तो एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जी के आ गया कि भारत के आयुष मंत्री कौन हैं, अर्थात ये जो आयुष मंत्री हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं। इस अभियान की शुरुआत किया किसने? 2 मंत्रियों ने मिलकर। एक महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मिलकर इस अभियान की शुरुआत की, याद रखेंगे। इस अभियान की शुरुआत 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 तक किया गया। तो यह अभियान कब तक चला? 30 अगस्त को प्रारंभ हुआ और 5 सितंबर 2021 तक यह चला, याद रखेंगे। इसकी खासियत क्या थी? आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा कुछ और कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा कुछ और कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जैसे कामकाजी पेशेवरों के लिए वाईब्रेक ऐप की लॉन्चिंग की गई। जो कामकाजी पेशेवर हैं उनके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया। कौन? वाईब्रेक ऐप की लॉन्चिंग हुई। और दूसरा जो ऐप था उसका नाम है आयुष आपके द्वार। कामकाजी पेशेवरों के लिए वाईब्रेक ऐप की शुरुआत की गई, ऐप लॉन्च किया गया और आयुष आपके द्वार इस ऐप को भी लॉन्च किया गया। इसमें आयुष आपके द्वार के तहत 75 लाख लोगों को औषधीय पौधा उपलब्ध कराया गया। कितने लाख? 75 लाख लोगों को औषधीय पौधा उपलब्ध कराया गया। अब एक और इंपॉर्टेंट है अगला, BH सीरीज। जो नया नियम लागू हो गया है BH सीरीज, इससे काफी लोगों को फायदा हुआ। BH सीरीज का नया नियम 15 सितंबर 2021 से लागू हो चुका। जो BH सीरीज है उसका एक नया नियम लागू हुआ 15 सितंबर 2021 से। इसमें क्या क्या फायदा मिला कि एक राज्य से
दूसरे राज्य में जाने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह पूरे देश में मान्य होगा। पहले क्या था कि एक बार जिस राज्य में रजिस्ट्रेशन हो जाता था जिस गाड़ी का, तो उस वाहन को दूसरे राज्य में ले जाने पर उसका वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना होता था। अर्थात अलग अलग राज्यों के लिए जो रजिस्ट्रेशन था वह अलग अलग मान्य था। लेकिन अब एक ही रजिस्ट्रेशन को पूरे देश में मान्य कर दिया गया। एक बार रजिस्ट्रेशन करके हम पूरे देश में गाड़ी को कहीं ले जा सकते हैं। तो इसमें कितना फीस का निर्धारण किया गया? 2 साल या 2 के गुना में रोड टैक्स का भुगतान करना होगा। तो नए नियम के तहत 2 साल या 2 के गुना में रोड टैक्स का भुगतान करना होगा। यह जो पूरी प्रक्रिया होगी रजिस्ट्रेशन की क्या होगी? तो ऑनलाइन होगी। तो कितने कितने टैक्स का निर्धारण किया गया? 10 लाख रुपए तक के वाहन के लिए 8% टैक्स का निर्धारण किया गया। जो वाहन 10 लाख रुपए तक का होगा उस पर कितना टैक्स लगेगा? तो 8%। 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक के वाहन पर 10% का टैक्स लिया जाएगा, जबकि 20 लाख रुपए से अधिक तक के वाहन के लिए कितना टैक्स लिया जाएगा? 12%। जबकि इलेक्ट्रिक तथा डीजल वाहनों के लिए 2% एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाएगा। कितना? 2% अतिरिक्त कर लिया जाएगा। याद रखेंगे। अगला, भारत और तालिबान के बीच हुई औपचारिक मुलाकात। कहां पे? तो कतर की राजधानी दोहा में। भारत और तालिबान के बीच कतर की राजधानी दोहा में औपचारिक मुलाकात हुई। याद रखेंगे, यह जो मुलाकात हुई कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल और तालिबान के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास अस्टेन कजाई के साथ कब हुआ? तो 31 अगस्त 2021 को हुआ। तो 31 अगस्त 2021 को कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल तथा तालिबान के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास अस्टेन कजाई के साथ यह औपचारिक मुलाकात हुआ। इसमें मुद्दा क्या था? मुद्दा था अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी तरह से भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें जो मुद्दा चला कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी तरह से भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है। यह अभी चर्चा में रहा ISIS के। ISIS के का मतलब हो गया खुरासान। तो अफगानिस्तान की यह एक आतंकवादी संगठन है। क्या है ISIS के? तो अफगानिस्तान की आतंकवादी संगठन। यह आतंकवादी समूह ISIS का एक सहयोगी संगठन है। याद रखेंगे, ISIS के आतंकवादी समूह ISIS के का एक सहयोगी संगठन है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। और अफगानिस्तान के काबुल में 26 अगस्त 2021 को जो एयरपोर्ट पर हमला हुआ था, एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ था उसकी यह क्या करता है? जिम्मेवारी लिया। तो याद रखेंगे कि ISIS के आतंकवादी समूह ISIS का एक सहयोगी संगठन है, जिसकी स्थापना कब हुई? तो 2015 में। अफगानिस्तान के काबुल में 26 अगस्त 2021 को एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ था उसकी जिम्मेवारी किसने ली? तो ISIS के ने। के का मतलब हो गया या कहाँ का है? तो आतंकवादी संगठन खुरासान का है। अफगानिस्तान में जगह पड़ता है खुरासान। तो याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो VVI है 28 अगस्त 2021 को 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जलियांवाला बाग स्मारक का पुनर्निर्मित परिसर राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। तो
28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, जालियांवाला बाग स्मारक का जो पुनर्निर्मित परिसर है वह किसे समर्पित कर दिया, तो पूरे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। कब समर्पित किया, तो राष्ट्र को समर्पित करने का समय रहा सुबह 6:25 पर। तो इस जालियांवाला बाग स्मारक में जो पुनर्निर्मित परिसर है उसमें किस किस चीज का विकास हो रहा है, तो ज्वाला स्मारक का मरम्मत किया गया, लिली तालाब का फिर से विकास किया जा रहा है, ज्वाला स्मारक का मरम्मत किया गया और लिली तालाब का फिर से विकास किया गया। इसके बाद अगला जो है वह करंट अफेयर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक कैंपेन चलाया गया जिसका नाम है सुजलाम अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात सुजलाम कैंपेन की शुरुआत की गई। सुजलाम नामक एक अभियान या कैंपेन की शुरुआत की गई जिसका मुख्य उद्देश्य था खुले में शौच मुक्त गांव का निर्माण करना, अर्थात ओडीएफ का निर्माण करना। कहां पे, तो पूरे देश में। इसका जो मुख्य उद्देश्य था पूरे देश में खुले में शौच मुक्त गांव अर्थात ओडीएफ का निर्माण करना। यह जो अभियान था वह कितने दिनों के समय के लिए अभियान चलाया गया, तो कुल 100 डेज, 100 दिनों का यह अभियान चला। याद रखेंगे 100 दिनों का अभियान था यह। इस अभियान की शुरुआत कब हुई, 25 अगस्त 2021 को। 25 अगस्त 2021 को इस अभियान की शुरुआत हुई। इसके शुरुआतकर्ता कौन थे, अर्थात इसको शुरू किसने किया, तो 10 लाख शोक पीट और ग्रे वाटर प्रबंध गतिविधियों के माध्यम से ग्राम स्तर पर अपशिष्ट जल के प्रबंधन से इसकी शुरुआत की गई। तो याद रखेंगे 10 लाख शोक पीट और ग्रे वाटर प्रबंध गतिविधियों के माध्यम से ग्राम स्तर पर अपशिष्ट जल के प्रबंधन से इसकी शुरुआत की गई। ग्रे वाटर का मतलब होता है जो घरेलू अपशिष्ट जल होता है उसे ही हम लोग ग्रे वाटर कहते हैं, याद रखेंगे ग्रे वाटर। तो चलिए ये तो था हमारा पहला पार्ट, हम लोग दूसरे पार्ट को जारी करेंगे और तो इसको बार बार देखते रहें और हम लोग दूसरे पार्ट में शीघ्र ही मिलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग दूसरे पार्ट को लेकर कुछ समय के बाद, तब तक नमस्कार, जय हिंद।